मैं उदय सिंह शेखावत और साइंस की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये दोनों दोष आप सभी को समझ में आ गए थे। जरा दृष्टि दोष, इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो मित्रों, जरा दृष्टि दोष को विज्ञान की शब्दावली में प्रेस बायोपिया कहा जाता है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। मतलब पास की नजर और दूर की नजर दोनों ही कमजोर हो जाती है। ये दृष्टि दोष अक्सर 40 वर्ष की उम्र के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को 18 वर्ष की उम्र से पहले कोई दृष्टि दोष नहीं है, तो इतना जान लीजिए कि 40 वर्ष की उम्र तक उसे कोई भी दृष्टि दोष नहीं होगा। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र तक यदि कोई दृष्टि दोष नहीं हुआ है तो अगले 40 वर्ष तक, मतलब 40 वर्ष की उम्र तक कोई दृष्टि दोष नहीं होगा। उसके बाद आंख की सिलियरी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और सिलियरी मांसपेशियां जैसे जैसे कमजोर होना शुरू होती हैं, वैसे वैसे आंख के लेंस पर अपनी पकड़ ढीली करती चली जाती हैं। मतलब नेत्र लेंस पर उनकी पकड़ कमजोर होती जाती है। और नेत्र लेंस पर पकड़ कमजोर हो जाने से नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या को सिलियरी मांसपेशियों द्वारा बदला नहीं जा सकता, या फिर बहुत कम प्रभाव लेंस पर वो डाल पाती हैं। तो नेत्र लेंस क्या करता है कि उसकी फोकस दूरी एडजस्ट नहीं हो पाती और दूर की वस्तुएं तथा पास की वस्तुएं दोनों ही धुंधली दिखाई देने लगती हैं। मतलब पास की नज़र और दूर की नज़र दोनों ही कमज़ोर हो जाती हैं। इसी को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा का मतलब जरा सा नहीं, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, जरावस्था, है ना। मतलब अब आपका बुढ़ापा शुरू हो गया है। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष जान लें, एक तो सामान्य रूप से ये 40 वर्ष की उम्र के बाद होता है। 40 वर्ष की उम्र के बाद, 40 वर्ष की उम्र के बाद ये वाला दृष्टि दोष होता है। किस कारण होता है, कारण क्या है इसका? इसका कारण है आपकी आंख की सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इसका कारण सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। तो दो इसके कारण हैं। सिलियरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और लेंस की वक्रता त्रिज्या को परिवर्तित नहीं कर पाती। इसलिए पास की नज़र और दूर की नज़र दोनों ही कमजोर हो जाती है। मतलब पास की और दूर की दोनों ही वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देती हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम पास व दूर दोनों वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। जरा दृष्टि दोष जो है 40 वर्ष की उम्र के बाद ही होता है। और क्यों होता है, किस कारण से होता है? तो इसका कारण है कि हमारी आंखों की नेत्र लेंस को पकड़ने वाली जो सिलियरी मांसपेशियां हैं
जो नेत्र लेंस को की फोकस दूरी को एडजस्ट करती हैं वो सिलियरी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर हो जाने के कारण पास और दूर दोनों की नज़र कमज़ोर हो जाती है। इस कारण से पास व दूर दोनों की वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, आपको एक ही चश्मे में दोनों लेंस प्रयोग करता है, एक ही चश्मे में दोनों प्रकार के लेंस प्रयोग करता है। अब देखिए इसमें जो चश्मा होता है वो कुछ इस तरह का होता है, हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। तो देखिए ये हम गांधी जी का स्वच्छ भारत वाला चश्मा बना दे रहे हैं। दोनों गोले बराबर हैं, छोटे बड़े हो गए कोई दिक्कत नहीं, दिखना चाहिए बस। एक गोले में लिखा रहता है स्वच्छ, दूसरे में लिखा रहता है भारत, नोट में भी छपा रहता है। ये जो देख रहे होंगे चश्मा आप, चश्मा एकदम जोरदार बना है, गांधी जी पहनने लायक है। अब देखें यहाँ पर नीचे की ओर चश्मे में नीचे की ओर रीडिंग का लेंस होता है। यहाँ पर जो लेंस होता है वो रीडिंग का लेंस होता है। ये रीडिंग का लेंस होता है यहाँ पर, और जो ऊपर वाला लेंस होता है ये दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो चश्मा है ये जरा दृष्टि दोष दूर करने के लिए डॉक्टर पहनने को कहते हैं। तो नीचे वाले जो लेंस होते हैं उसमें वो रीडिंग के लेंस होते हैं, मतलब किताबों को पढ़ने के लिए, पास की चीज़ों को स्पष्ट देखने के लिए ये वाले लेंस नीचे वाले प्रयोग किए जाते हैं। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, मुनीम जी इस तरह के चश्मा लगाए रहते थे, बही खाता जोड़ते गांठते रहते थे उसमें। तो ये वाले नीचे वाले लेंस रीडिंग के हैं, ऊपर वाले लेंस दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए होते हैं। अब आप ये बताइए, नीचे वाले लेंस जो रीडिंग के लिए हैं, मतलब पास की वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए जो लेंस हैं, ये कौन से लेंस होते हैं? रीडिंग के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अच्छा ये बताइए, हमने बताया था कि जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष में पास की चीजें साफ दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। तो दूर की वस्तुएं जब साफ नहीं दिखाई देती तो दूर की वस्तुएं साफ देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल। ठीक है, मतलब दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो रीडिंग वाला है, मतलब जब पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती और दूर की सही स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो उसके लिए दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें और पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न दें, तो उसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग होगा? दूर दृष्टि दोष है ना, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। ठीक, तो रीडिंग के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है। उत्तल, इंग्लिश में इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉनकेव।
अवतल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो चश्मे के लिए हमेशा याद रहेगा, रीडिंग के लिए कौन सा और दूर देखने के लिए कौन सा। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ देता है कि रीडिंग के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है चश्मे में। तो ये जो है, ये चश्मा जो है द्विफोकसी चश्मा है। द्विफोकसी चश्मे का मतलब इसमें दो अलग अलग प्रकार के लेंस प्रयोग किए गए हैं स्पष्ट देखने के लिए, और इस तरह का चश्मा अधिकांशतः अधिक उम्र वाले लोगों को, 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को लगता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें जरा दृष्टि दोष होता है सिलियरी मांसपेशियों के कमजोर हो जाने से। अगला दृष्टि दोष है अबिंदुकता दृष्टि दोष। अगला पढ़ते हैं, आइए। अबिंदुकता दृष्टि दोष। एस्टिग्मैटिज्म। ठीक है मित्रों, एस्टिग्मैटिज्म, अबिंदुकता। देखिए, ये ऐसा दोष है जो अधिकांशतः छोटे बच्चों को होता है जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है। अधिकांशतः आप देखे होंगे 5 वर्ष के बच्चे मोटा मोटा चश्मा लगा के बड़ा बड़ा बैग टांग के स्कूल जाते हैं, है ना। हाफ पैंट पहने हैं और गधा की तरह बोझा लादे हैं बैग, और मोटा मोटा खूब मोटा चश्मा आँख में पहने हैं। तो अधिकांशतः छोटे बच्चों में ये दोष पाया जाता है, अबिंदुकता दृष्टि दोष, है ना। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे 20-21 साल का होता है, धीरे धीरे ये दोष अपने आप ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन छोटी अवस्था में चश्मा लगाना पड़ता है। तो अबिंदुकता दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें या तो आंख की क्षैतिज अवस्था में, आंख की क्षैतिज अवस्था का मतलब हॉरिजॉन्टल कंडीशन, ऐसे आंख के एकदम क्षैतिज इस दिशा में ऐसे ऐसे रखी हुई जितनी भी वस्तुएं इस लाइन के अकॉर्डिंग रखी होंगी वो हमें साफ दिखाई नहीं देती हैं। या फिर ऐसे आंख के ऊर्ध्वाधर दशा में ऐसे जितनी भी वस्तुएं आंख के ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखी होंगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। तो या तो क्षैतिज अवस्था में रखी हुई वस्तुएं या ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखी हुई वस्तुएं, इन दोनों में से कोई एक प्रकार की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो अबिंदुकता दृष्टि दोष यदि किसी बच्चे को है और वो अपने सामने खड़े अपनी ही लंबाई के किसी और बच्चे के साथ बात कर रहा है, तो हो सकता है कि अबिंदुकता दोष वाले बच्चे को सामने वाले बच्चे का चेहरा न दिखाई दे, मतलब बिना सिर का आदमी, है ना। हो सकता है सामने वाले बच्चे का चेहरा धुंधला दिखाई दे, अस्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो इस तरह का जो दृष्टि दोष है वो आंख का जो लेंस होता है, लेंस के बाहर जो कॉर्निया होता है, तो आंख की कॉर्निया के टेढ़े मेढ़े होने के कारण अबिंदुकता दृष्टि दोष हो जाता है। मतलब कॉर्निया का टेढ़ा मेढ़ा होना अबिंदुकता दृष्टि दोष पैदा करता है। तो इसमें हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिख देते हैं कि आंख की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखी वस्तुएं कैसी दिखाई देती है, धुंधली। देखिए मित्रों,
आंख की क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखी वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती हैं। कारण क्या है? कारण है कॉर्निया का वक्र होना। वक्र मतलब मुड़ा हुआ। कॉर्निया का मुड़ा हुआ होना। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बता दें हम, जब आंख का प्रत्यारोपण किया जाता है, मतलब आई ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये बहुत क्वेश्चन जो है कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने कि जब आंख का प्रत्यारोपण किया जाता है, एक व्यक्ति से आंख निकाल कर दूसरे व्यक्ति में लगाई जाती है, तो आंख का कौन सा भाग ट्रांसप्लांट किया जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, आंख का कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है। पूरी की पूरी आंख नहीं, पजरबट्टू की तरह निकाल के दूसरे में गोला फिट कर दिए, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, आंख प्रत्यारोपण की दशा में आंख का कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, आंख का कॉर्निया प्रत्यारोपित होता है। तो कॉर्निया यदि वक्र है, मतलब कॉर्निया टेढ़ा मेढ़ा है या मुड़ा हुआ है, तो आंख से बच्चे क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाते, उन्हें धुंधली दिखाई देती हैं। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर बच्चों में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करता है। जी हाँ, सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। कहेंगे सर ये बेलनाकार लेंस कैसा होता है? उत्तल देखे अवतल देखे, बेलन तो मम्मी मारती हैं बेलन से, रोटी बनती है बेलन से, लेकिन बेलनाकार लेंस नहीं देखे, आज देख लेंगे। देखिए, इस दोष को दूर करने के लिए सिलेंड्रिकल या बेलनाकार लेंस प्रयोग किया जाता है। और वो किस तरह का होता है, देखिए हम बना देते हैं। इस दोष का जब निवारण करेंगे तो डॉक्टर उचित फोकस दूरी का बेलनाकार लेंस, उचित फोकस दूरी का कैसा लेंस? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखें बेलनाकार लेंस होता कैसा है। ऐसे जो बच्चे होते हैं वो तिरछी नजर करके देखते हैं, बात आपसे कर रहे होंगे, नजरें तिरछी होंगी, आपको लगेगा यार बात हमसे कर रहा, देख उधर रहा, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। तो ये वाली जो कंडीशन है ये इसी दोष के कारण होती है। तो ये दोष सिलेंड्रिकल लेंस लगाने से ठीक हो जाता है। हालांकि उम्र बढ़ने पर 21 वर्ष की अवस्था तक आते आते ये दोष वैसे भी अपने आप ठीक हो जाता है। तो सिलेंड्रिकल जो लेंस होता है, देखिए ये है बेलन, ये बेलन है, लेकिन इस तरह का लेंस नहीं होता है। हम आपको बना के बता देते हैं लेंस कैसा होता है।
इस तरह का लेंस होता है मित्रों। सामने का चश्मे का शीशा आपको एकदम चौकोर दिखाई देगा, ये सामने वाला पोज होता है। सामने का चश्मे का शीशा आपको एकदम चौकोर दिखाई देगा और आंख की तरफ वाला जो शीशा है वो उभरा हुआ होगा, या तो उत्तल की तरह या तो अवतल की तरह। आप दूसरा चित्र देखें, अवतल लेंस वाला बेलनाकार लेंस। इस तरह का लेंस होता है मित्रों। तो ये उत्तल बेलनाकार लेंस है और ये अवतल बेलनाकार लेंस है। ठीक है, तो बेलनाकार लेंस देख लीजिए इस तरह का होता है। छोटे बच्चों को डॉक्टर इसको लगाने के लिए प्रिस्क्राइब करता है। चौकोर शीशा सामने रहता है, ये सामने है, और पीछे वाला जो लेंस है वो अवतल प्रकृति का होगा या फिर उत्तल प्रकृति का होगा। ठीक है, तो इसको लगाने से बच्चे का अबिंदुकता दृष्टि दोष ठीक हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये दृष्टि दोष वैसे भी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। 21 साल के बाद ये दृष्टि दोष नहीं रहता, कॉर्निया अपने आप को खुद को एडजस्ट कर लेती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब मित्रों आगे देखते हैं कि अपवर्तन की कंडीशन में और कौन कौन से प्रश्न, अपवर्तन की दशा में और कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं, और संभावित प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो देखें, आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल कम हो जाती है और वह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है ना। जैसे आपको कहा जाए कि सड़क पर खूब तेज दौड़िए, तो आप सड़क पर, क्योंकि आपके चारों ओर का माध्यम वायु है, तो आप खूब तेज आसानी से दौड़ लेंगे। लेकिन यदि आपको नदी में खड़ा कर दिया जाए, छाती तक पानी है, नदी में खड़ा कर दिया जाए और छाती तक पानी है, और कहा जाए उतनी ही रफ्तार से दौड़िए जितनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रहे थे, तो क्या आप उतनी रफ्तार से दौड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और तो और क्या आप सीधे दौड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपकी रफ्तार तो कम हो ही जाएगी, साथ साथ में दिशा भी तिरछी हो जाएगी। जहां से आप भागना शुरू किए थे, पीछे पलट के देखेंगे तो वो दिशा उधर दिखाई देगी, तिरछा, तो है ना। तो आपकी रफ्तार तो कम हो ही जाती है, क्योंकि जल कैसा माध्यम है? वायु की तुलना में जल अधिक सघन है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और कम हो जाने के साथ साथ प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो एक प्रश्न आता है, उसको देख लें। मान लें ये हमने एक आकृति बना दी है, इसको हमने आधा आधा डिवाइड कर दिया। पूरी की पूरी आकृति कांच से बनी हुई है, कांच से बनी हुई है। ठीक है। यहां पर कोई प्रकाश किरण आती है वायु से, प्रकाश किरण वायु माध्यम से आ रही है। ध्यान से देखिएगा मित्रों, ध्यान से देखेंगे तो एक एक चीज समझ में आएगी, और ध्यान नहीं लगाएंगे तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा।
तो अब देखें, ये प्रकाश किरण वायु माध्यम से आ रही है, बाहर का माध्यम क्या है, एयर। एयर को केवल ए से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखें, जैसे ही, और ये माध्यम कौन सा है, ये माध्यम है जल, वाटर। इसको केवल डब्ल्यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके नीचे का माध्यम क्या है, इसके नीचे का माध्यम है कांच, ग्लास। इसको केवल हम जी से भी प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा मित्रों, ये वाली प्रकाश किरण वायु माध्यम से आ रही है, इसको सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे ना जा करके थोड़ा सा जो है नीचे की ओर झुक गई, मतलब अभिलंब की ओर झुक गई, है ना। क्योंकि वायु विरल माध्यम है, वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। और कांच क्या है, जल से भी ज्यादा सघन है, मतलब कांच अति सघन माध्यम है। ध्यान से देखें, हल्का सा ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब आगे ये प्रकाश किरण देख लें, कांच माध्यम में प्रवेश कर रही है, वायु से आई जल माध्यम में, तो वायु की तुलना में जल अधिक सघन है, तो ये हल्का सा अभिलंब की ओर झुक गई। अब क्या होगा, जल से जा रही है कांच में, तो जल की तुलना में कांच और भी ज्यादा सघन माध्यम है, तो होगा क्या, ये और नीचे झुक जाएगी। इसे सीधे जाना चाहिए था, तो सीधे न जा करके ये और ज्यादा नीचे झुक जाएगी। अभिलंब की ओर और झुक जाएगी थोड़ा सा, और फिर जब ये कांच से दोबारा वायु में आएगी, कांच से दोबारा वायु में आएगी, तो ये फिर से उसी दिशा में जाने लगेगी जिस दिशा में इसको जाना चाहिए था। मतलब अब क्या हो गया, इसमें अविलंब से दूर हट गई, क्योंकि सघन माध्यम से फिर से ये विरल माध्यम में आ गई। ये कौन सा माध्यम है, एयर, वायु। तो हमने बताया था आपको कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाएगा, है ना। पानी में आप दौड़ नहीं पा रहे थे, आपको फिर से लाके रोड पे खड़ा कर दिए, कहीं और कहा जाए कि आप दौड़िए उतनी ही रफ्तार से, अब आप खूब तेज दौड़ लेंगे। तो वही बात है, जब कांच में प्रकाश की चाल बहुत कम थी तो ये हल्का सा अभिलंब की ओर झुक गई थी, इसकी चाल कम हो गई थी। अब फिर से वायु में जब प्रकाश किरण आ गई तो फिर से इसकी चाल तेज हो जाएगी, और चाल तेज हो जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अविलंब से दूर हट जाएगी तो इस एकदम सीधे चली गई, पहले के समानांतर हो गई, पहले जैसे आ रही थी उसी के समानांतर हो गई। तो अब देखें, इसी से एक सूत्र बन जाता है, कांच की पहले एयर में थी, मतलब वायु में थी प्रकाश किरण, फिर गई किसमें, वायु से गई जल में, वाटर, और वाटर से गई ग्लास में, और ग्लास से फिर आ गई एयर में। तो देखें, कुल मिलाकर के 3 माध्यम हुए, वायु, जल और कांच, एयर, वाटर और ग्लास। तो एयर से वाटर में गई, वाटर से ग्लास में गई, ग्लास से फिर एयर में आ गई, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, 1 कंप्लीट साइकिल।
तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं अपवर्तनांक को इंग्लिश में। वायु का अपवर्तनांक होता है 1। अब वायु से ज्यादा सघन होता है, ये जल है तो 1.33, और कांच और ज्यादा सघन होता है तो इसका अपवर्तनांक हो जाता है 1.5। तो देख रहे हैं अपवर्तनांक बढ़ता जा रहा है। माध्यम जितना ज्यादा सघन होता चला जाएगा, अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता चला जाएगा। वायु का अपवर्तनांक 1, जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5। तो देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे माध्यम विरल से सघन होता चला जा रहा है, वैसे वैसे अपवर्तनांक बढ़ता चला जा रहा है। यहां पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश किरण पहले वायु से जल में आई, तो यहां पर आप लिख सकते हैं ANW। ANW मतलब एयर से वाटर में गई, एयर से वाटर में गई, गुणे वाटर से ग्लास में गई, तो लिख सकते हैं WNG, वाटर से ग्लास में गई। इसको कहेंगे, ये कौन सा अपवर्तनांक है? ये जो है कांच का अपवर्तनांक है जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये कौन सा अपवर्तनांक है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है। ठीक है, दाईं ओर जो चीज, इस तरफ जो चीज लिखी रहती है उसी का अपवर्तनांक माना जाता है, और जो अक्षर पहले लिखा रहता है उसके सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, फिर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और फिर कहाँ चली गई? कांच से वायु में चली गई। तो ये हो जाएगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब GNA बराबर 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, प्रकाश किरण ने अपना एक चक्र पूरा कर लिया। वायु से जल में गई, जल से कांच में गई, कांच से फिर वायु में आ गई। अब देखिए यहां से एक सूत्र बनता है, उस सूत्र पर सवाल आते हैं। अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो कई सवाल कंपटीशन में आप हल कर लेंगे। देखें, यहां पर आप WNG ज्ञात करना है। जैसे आपको, मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको निकालना है, तो आप इसको इधर ही रहने दें, WNG को इधर ही रहने दें। बाकियों को दूसरी ओर ले जाएं, तो इधर गुणा है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो हो जाएगा क्या? ANW गुणे GNA। अब आपको एक राज की बात और बता दें, ये जो अपवर्तनांक लिखे हैं ना, इनको यदि हम नीचे से ऊपर ले जाएं या ऊपर से नीचे ले जाएं तो इनका क्रम पलट जाता है। जैसे GNA लिखा है और इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ANG, बस क्रम पलट जाता है। अभी ये वायु का अपवर्तनांक है कांच के सापेक्ष, लेकिन इसको उठा के अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये A इधर आ जाएगा और G उधर चला जाएगा, क्रम पलट जाता है। कोई भी अपवर्तनांक लिखा हो, नीचे से उसे ऊपर ले जाएं या ऊपर से वापस नीचे लाएं, तो उनका जो सापेक्षता का क्रम है वो पलट जाता है। तो यहां पर देखिएगा मित्रों, WNG बराबर, हम GNA को ऊपर ले जा रहे हैं, तो GNA को अगर ऊपर ले जाएंगे तो इनकी सापेक्षता का क्रम पलटेगा, और क्रम पलटेगा तो ये हो जाएगा ANG, बस और कुछ नहीं करना है। नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, सापेक्षता का क्रम पलट जाता है। तो ये ANG हो गया, और बटे ANW तो लिखा ही था, यही अपना सूत्र बन गया।
ये मेन फार्मूला है। इस फार्मूले का उपयोग आप विभिन्न सवालों को लगाने में आपके द्वारा किया जा सकता है। अभी हम एक उदाहरण के रूप में एक सवाल देते हैं और इसी फार्मूले पर आपको सवाल आ जाएगा बहुत आसानी से। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम किनारे हो जाते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम एक सवाल इस पर देते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। प्रश्न दे रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो बताइए कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा। आपके सामने ऑप्शन हम दे रहे हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो बताइए कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा ऑप्शन ए 9/8, ऑप्शन बी 1/8, ऑप्शन सी 8/9, ऑप्शन डी 1/9। चले हम बता देते हैं सवाल को। तो ANG आपको दिया हुआ है, यहां पर देखें ANG बराबर 1.5 आपको दिया हुआ है। इसको आप बटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 15/10। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव लगा है ना, तो इसको 15/10 लिख सकते हैं। दशमलव हट जाएगा, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये बटे में आ गया 3/2। ठीक है। आगे कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये तो अनुपात में दिया ही है, तो ये ANW बराबर दिया है 4/3। तो देखें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आया 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3। अब क्या पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है, GNW। और आपको फार्मूला पता है WNG का। ये फार्मूला आपको पता है, WNG बराबर होता है ANG/ANW। ये फार्मूला आपको पता है। पूछ रहा है उल्टा, तो हमने बताया था कि इसका आप क्रम बदल देंगे तो इधर की चीजें पलट जाती हैं। तो आप इसका क्रम बदल दें बस। तो ये क्रम क्या है, ये हो जाएगा GNW। अगर यहाँ का क्रम बदलेंगे तो यहाँ का अनुपात भी पलट जाएगा, तो हो जाएगा ANW/ANG। ठीक है, अनुपात पलट गया। अब मान रख दीजिए केवल, इधर हम बता देते हैं, मान रखना है केवल GNW बराबर, ANW बराबर कितना दिया है
ANW बराबर 4/3 है, देखिए, ठीक है, और ANG बराबर 3/2 है। तो केवल मान रखना है 4/3 अनुपाते 3/2। तो कितना आ जाएगा, GNW बराबर 4/3 गुणे 2 ये पलट जाएगा ना, 2/3, तो कितना हो गया, 8/9। ये आपका उत्तर हो गया कौन सा, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, 8/9। ठीक है, जो लोग इस सवाल को नोट करना चाहें कर सकते हैं, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगर सीधे सीधे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा होता तो इसी फार्मूले पे रख देते, इसमें कुछ छेड़छाड़ न करते और आपका तब उत्तर हो जाता ए वाला। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।